जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो यूपी टेट की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास होगी ईबीएस की और ईबीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, क्योंकि क्लास थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से कराते हैं, ईबीएस की स्पेशली क्लास कराते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश से? तो इसका उत्तर नोट कर लीजिए। यह साइलेंट वैली जो हुआ था आंदोलन, यह हुआ था केरल राज्य से। आपको पता होना चाहिए केरल राज्य का जो है राजधानी क्या है। एक बार फटाक से सभी लोग कमेंट करेंगे केरल की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जिसे आप चैम्बर कहते हैं? दो होगा, तीन होगा, चार होगा या पांच होगा? ए बी सी डी फटाक से कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। तो बात मानव हृदय की कक्षों की संख्या कही की जा रही है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा मानव हृदय में मुख्यतः चार कक्ष होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? दोमट है, काली मृदा है या लाल मृदा है या जलोढ़ मृदा है? कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर सही? बात कपास की खेती के लिए की जा रही है। चलिए प्रश्न संख्या 3। कुछ लोग काली मिट्टी बता रहे हैं, कुछ लोग दोमट मिट्टी बता रहे हैं। यहाँ पर भाई साहब काली मिट्टी वालों आपका उत्तर सही है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी मानी जाती है वह मानी जाती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह का संबंध किस संसाधन से था? तो प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नमक, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको भी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब घोषित की गई? 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में? बात राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की जा रही है। फटाक से सब लोग बताएंगे कौन सा उत्तर होगा। चलिए, ए बी सी डी, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी, कुछ लोग सी भी, मिला जुला उत्तर दे रहे हैं सब लोग। चलिए बिल्कुल सही। अगर आपका भी उत्तर सी में आया है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषित की गई थी वो था 2006, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, आइए। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होगा, हार्मोन स्राव होगा या रक्त का थक्का जमाना होगा? फटाक से बता दीजिए कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। चले, पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन, बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हर एक अंग में ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है। किसके द्वारा होता है ये भी आप जान जाइए। तो हीमोग्लोबिन के साथ हमारा खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होते रहता है। तो नोट करिएगा, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि हमारा शरीर जो है, इसका खून जो है लाल क्यों होता है? तो इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर के खून का रंग जो होता है लाल होता है। ये भी आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, नदी एवं बांध से, खनन से, वायु प्रदूषण से? कौन सा उत्तर होगा एक बार उत्तर बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये तो सिंपल सा बात हो गया, आप तो उत्तर बता देंगे नदी एवं बांध से होगा, ठीक ना। यहाँ पर नदी एवं बांध हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। CO2 है या CH4 है, O2 है या N2O है? कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं आता? बताइए। बिल्कुल,
ठीक, ठीक। चलिए 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, बहुत है इतना, इतना उत्तर बता दीजिए आप फटाक से। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है बात किया गया था ग्रीन हाउस गैस कौन-सा नहीं है। सबसे पहले जान जाइए ग्रीन हाउस गैस कौन-कौन से हैं इसमें। CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, CH4 जो है ये भी ग्रीन हाउस है और N2O जो है ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यहाँ पर O2 जो है हमारा ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए हमारा O2 इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, सी ऑप्शन सही करिए क्योंकि O2 जो है हमारा ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत कौन-सी है? बाहरी या ऊपरी परत पूछे एक ही है, ठीक है ना? मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है या बाह्य कोर है? फटाक से बताएँगे प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। चलिए। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत की अगर बात की जाए तो नोट करिएगा जो क्रस्ट होता है हमारा ये सबसे पहले आता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र कम करना है, वन क्षेत्र बढ़ाना है, खनन बढ़ाना है, कृषि भूमि बढ़ाना है? कौन सा उत्तर होगा एक बार कमेंट करिए। चलिए। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 10। तो राष्ट्रीय वन नीति का जो है उद्देश्य वह है हमारा वन क्षेत्र बढ़ाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने 10 प्रश्न देख लिया है। कितने समय में? मुश्किल से 6-7 मिनट हुए होंगे। अगर आपको भी इस प्रकार से तैयारी करना तो देर मत करिए, आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि हम इस बार यूपी टेट में आपको 110 प्लस नंबर दिलाने का टारगेट बनाए हैं। ठीक? अगर आप जो लोग जुड़ रहे हैं हमसे वो डेली क्लास देखिए, सुबह 10 बजे डेली क्लास हो रही है यूपी टेट के लिए, क्लास को कभी भी मिस मत करिएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा है, जिम कार्बेट है, गीर है या रणथंभौर है? बताइए। चलिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये इसको जानते रहे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रणथंभौर की बात की जाए, रणथंभौर जो है ये राजस्थान राज्य में है, इसको भी आप जानते रहेंगे। और बात इस प्रश्न के उत्तर की जाएगी तो वो हो जाएगा जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, ये भी आप जानते रहेंगे। ठीक। जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। और वर्तमान में नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। और बीच में जो नाम था ये था जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यूके में स्थित है। यूके का मतलब उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये आप जानते रहिएगा। चलिए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है एक बार जरूर कमेंट करिए। अगला प्रश्न तब तक हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि एनीमोमीटर किसे मापने का यंत्र है? यानी कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं ये आपको बताना है। वर्षा मापेंगे, तापमान मापेंगे, वायु का वेग मापेंगे या दाब मापेंगे? कौन सा होगा हमारा प्रश्न संख्या 12 का उत्तर? चलिए। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि एनेमोमीटर से हम वायु का वेग मापते हैं, तो इसका उत्तर जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं उन्हीं का सही होगा, बाकी सभी का उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तापमान थर्मामीटर से मापते हैं, इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जल जनित है? जल से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। डेंगू है, हैजा है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है? फटाक से प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बता दीजिए। चलिए। बिल्कुल। निम्न में से कौन सी बीमारी जल जनित है? तो आप इसका उत्तर नोट कर रहे हैं काफी लोग, बिल्कुल बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। चलिए। प्रश्न संख्या 13 वो इसका मुख्यतः देखा जाए तो हैजा होता है, कहीं कहीं पर मलेरिया भी रहता है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कई ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। ठीक ना? यहाँ पर लेकिन हम क्या मानेंगे? जल जनित बीमारी कौन सा होगा? हैजा होगा। दूषित जल पीने से हैजा रोग हो जाता है। ठीक? आप इसका अलग मतलब निकालेंगे तो मलेरिया भी कह सकते हैं, डेंगू भी कह सकते हैं। कहीं जो दूषित जल होते हैं वहीं से तो मच्छर उत्पन्न होते हैं, इससे डेंगू और मलेरिया भी हो सकता है काटने से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। यहाँ पर हैजा दिया गया है तो यहाँ पर हम हैजा को टिक करेंगे
क्योंकि दूषित जल पीने से हमारा जो खराब जल होता है उसे पीने से हैजा रोग हमें हो सकता है, ये आप जानते रहेंगे। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखें, चलिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में? बताइए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए। प्रश्न संख्या 14। तो उत्तर काफी लोग बता रहे हैं बी, काफी लोग डी। तो बिल्कुल सही, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो मनाया गया था पहली बार, वह शुरू हुआ था 2019 में। डी वाला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल, ये सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए। यूपी टेट ईवीएस का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या कार्क? बताइए। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? चलिए, प्रश्न संख्या 15। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो होगा क्या होगा? बी ऑप्शन दे रहे हैं काफी लोग। बिल्कुल सही, जल का परिवहन पूछा जाए तो जाइलम में होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि लाल मृदा का रंग किस कारण होता है? तांबा के कारण, लोहा के कारण, चूना के कारण या मैग्नीशियम के कारण? आप देखे होंगे ना लाल मिट्टी, बिल्कुल। चलिए देखिए, ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश कटनी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। कटनी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, अपने भारत में कई क्षेत्रों पर भी पाई जाती है। बिल्कुल, यूपी में भी पाई जाती है, बिल्कुल सही, यूपी में भी पाई जाती है। चलिए, अगर बात की जाए लाल मृदा का रंग किस लिए लाल होता है, इसका उत्तर तो बिल्कुल नोट कर लीजिए यहाँ पर जो है, बिल्कुल किसके कारण? बिल्कुल, लौह तत्व की अधिकता के कारण होता है इसका रंग लाल, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बायोगैस मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, मीथेन से या हाइड्रोजन से? चलिए, बायोगैस मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? फटाक से बताइए। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर। बिल्कुल, बायोगैस जो है मीथेन से बनी होती है। आपको पता होगा, गांव में इसे गोबर गैस भी कहते हैं ना। बिल्कुल, बायोगैस उसी को कहते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन मीथेन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? क्या बिहार में है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल? बताइए। एक बात को ध्यान में रखेंगे, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती होगी वहीं पर हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर चुनेंगे। तो यहाँ पर नोट करिएगा, हमारा उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व है। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में नोट करिएगा। कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर है, ये आप जानते रहेंगे। सबसे अधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल? चलिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यहाँ पर नोट करिएगा, ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत, वो पाई जाता है हमारा समताप मंडल में। समताप मंडल से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो हवाई जहाज जो है समताप मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि वहां पर आंधी तूफान वर्षा कुछ भी नहीं होता। ठीक ना, तापमान हमेशा समान रहता है वहां पर। एक प्रश्न और यहाँ से नोट करिए, क्षोभ मंडल का संबंध किससे है? तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, वर्षा, बिजली का चमकना, ये सब जो घटनाएं होती हैं ना, ये सब हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। इसको भी आप जानते रहेंगे, मौसम संबंधी घटनाएं सारी की सारी जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा स्पीड रखते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना होने पाए। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? जैव विविधता का प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। बताइए। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 20। चलिए फटाक से कमेंट करिए उत्तर क्या होगा हमारा। बिल्कुल। अगर बात की जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय की तो यह स्थित है हमारा चेन्नई में। सी वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने 20 प्रश्न देख लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक एक बार क्लास को जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच या कागज या उपरोक्त सभी। तो आप इसका उत्तर नोट कर लीजिए। उपरोक्त सभी होगा क्योंकि इसको फिर से किसी रूप में बनाया जा सकता है। ठीक। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई? 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में। चलिए, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? फटाक से बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर पोषण अभियान की बात की जा रही है तो यहाँ पर पोषण अभियान जो है 2018 में स्टार्ट हुआ था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। फटाक से बताइए कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ऊर्जा का जो जीवाश्म ईंधन है वो हमारा सौर ऊर्जा नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। तो ये रहा आज की ईवीएस की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यूपी टेट की क्लासेस डेली सुबह 10 बजे की जा रही हैं। आप जरूर जुड़िए हमारे साथ। ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको भी और क्लासेस देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको हिंदी की, सीडीपी की, एसएसटी की सारी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक। नहीं तो आज जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को तो आगे डेली अलग अलग सब्जेक्टों पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली। आज ईवीएस होगी तो हिंदी हो जाएगी कल, नहीं तो सीडीपी होगा, नहीं तो एसएसटी हो जाएगा। कुछ भी होता है लेकिन चेंजिंग होता रहता है। ठीक ना। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।